हे गाइस, टॉरो गॉड की इस न्यू एक्सप्रेशन वीडियो में आपका स्वागत है। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कैसे एल्ट्रिन के एंड में एक बहुत ही बड़ी बैटल चल रही है, जहाँ पे इवान कॉल नाम के एक नए कैरेक्टर को भी हमने देखा, जिसके बारे में बहुत कुछ जानने को मिला, जो कि अपने आप में काफी पावरफुल कैरेक्टर है और उसकी पावर्स को वही विटनेस कर रहे थे बैटल के अंदर, जो कि एक ऐसी हीट को, ऐसी फ्लेम्स को पैदा कर रही है अपने अटैक से, जहाँ पे इंसान के इंसान मेल्ट कर जा रहे हैं। हमने देखा था बैम को, एंडोर्सी को और मीसेंग की ग्रोथ को भी। वहीं पे बैम, एंडोर्सी और ये लोग आ रहे हैं अपने दोस्तों को बचाने के लिए। तो स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले नीचे वाला बटन को दबा दें ताकि चैनल सब्सक्राइब हो जाए और वीडियो में आगे बने रहें। लास्ट स्टेशन की तरफ से जितनी सारी वॉरशिप्स आ रही थी, उनको देखकर चिहोन सोच में पड़ जाती है कि आखिर इतनी सारी वॉरशिप्स को वो लोग मैनेज कैसे कर पा रहे इस तरफ आने लाने में। क्या ऐसा तो नहीं कि स्टेशन से किसी ने उनकी हेल्प की है। वही जब साच इन वॉरशिप्स को उनकी तरफ आते हुए देखता है तो उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या चल रहा है। वही वैंग नान को ये लग रहा था कि अगर वो हमें रेस्क्यू करने आ रहे हैं तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि काफी डेंजरस हो सकता है। वहाँ रेचल का तो लुक आपको पता ही है कितना अगली है हमेशा की तरह। वही वॉरशिप में से मीसेंग भी अब नोटिस कर लेती है, जहाँ बैम कहती है कि देखो सभी लोग वहीं पे फंसे हुए हैं, जहाँ पर एंडोर्सी का कहना था कि इनके आसपास काफी सारे हाई रैंकर्स हैं जो उन्हें गार्ड कर रहे हैं, तो हमारी चीजें काफी टफ होने वाली है बैम। जहाँ बैम को याद पता था कि एंडोर्सी एकदम सही है, जहाँ वो कहता है कि हम वैसे उन लोगों को ट्रिक तो कर नहीं पाएंगे, तो हमें उनसे फाइट ही करना होगा, वो भी हेड ऑन। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन सबसे पहले फ्रॉग की दी जाती है, यानी कि इस रैंकर को, लेकिन उसके सामने उसका अपना ही अलग अपोनेंट था जो कि कुछ नहीं कर सकता था इस केस में, और इसीलिए वो ये देता है ऑर्डर अपने नीचे के ऑफिसर्स को कि जो रेगुलर्स वाले काम करते हैं उनको भेजो उनके पीछे, और जैसे ही पॉसिबल होगा मैं भी अपने अपोनेंट को खत्म करके वहां पर आऊंगा। लेकिन ऐसा कर भी पाता, उससे पहले वहां पे हम काफी सारे शिंशो अटैक्स को देखते हैं, जहाँ फ्रॉग को समझ नहीं आता कि बोला अब ये कौन कर रहा है, जहाँ हमें पता लगता है किसी और का नहीं बल्कि हांसुंग या का काम था, जो कि अपने बाउंडलेस स्काई को यूज कर रहा था। यहाँ पे जहाँ फ्रॉग नोटिस कर लेता है हांसुंग यहाँ से वहां से निकलते हुए और इसे रोकने की कोशिश भी करता है। वही जब फ्रॉग इसको रोकने में नाकामयाब होता है तो नेक्स्ट होता है ड्रैक, जो कि हांसुंग यहाँ को कहता है कि अगर मैंने तुम्हें यहाँ नहीं रोका तो मुझे एक ऑफिशियल एक्सप्लेनेशन लिखना पड़ेगा डिवीजन कमांडर के लिए, इसीलिए तुम मुझे फेवर करो और सरेंडर कर दो। लेकिन हांसुंग यहाँ पे रुकता नहीं, वो अपना स्प्लैश डैमेज स्किल को यूज करता है। इस अटैक के साथ ही हम देखते इसका नाम था रेजिंग रैपिड। काफी सारे शिंशो आसमान से गिरते हैं जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी हो। ये पावरफुल अटैक बहुत सारे रैंकर्स को तो परेशान कर ही रहा था, जब उनको समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है। उन्हें लग रहा था कि शायद ये कोई हाई रैंकर है जो उनके सामने है अभी, लेकिन अब हांसुंग आगे सामने थी चियोन हा, जो कि अपने आप में एक हाई रैंकर और काफी पावरफुल भी। जब बैम भी हांसुंग को नोटिस कर लेता है और सोचता बोला ये यहाँ पे क्या कर रहा है। वही भी हांसुंग चिल्लाते हुए आ रहा था कहते हुए कि रेगुलर्स को यहाँ से जाने दो, मैं जो कि हेड हूँ टेस्ट फ्लोर का, सिर्फ मुझे अलाउड है इन रेगुलर्स को टॉर्मेंट करने का। लेकिन चियोन सिंपली कहती है मैंने तुम्हें बताया ना कि किसी को भी इस बैटल के स्पॉइल्स नहीं मिलने वाले, और लगता है किसी को अब एक्सप्लेनेशन लिखित में देना पड़ेगा कि आखिर ये यहाँ पे क्या कर रहा है। चाहो ड्रैग के बारे में कह रही थी, वही भी हांसुंग को देखते हैं जो कि इस बात को सुन के एक दूसरा अटैक करता है, कहते हुए कि अगर ऐसा है तो मुझे बस उन्हें चुराना होगा तुमसे। जहाँ इस बार हांसुंग अपना रैपिड फायर शिंशु कैरन यूज करता है, जो कि एक लेथल मूव था। वही दूर से यूरिज़ाद भी इन सब चीजों को होते हुए देख रही थी, जहाँ उसने भी इन वॉरशिप को नोटिस कर लिया था और वो समझ गई थी कि इनके अंदर हो सकता है बैम होगा। वह चियोन हा भी यहाँ पे काफी तारीफ करती इस अटैक की, जहाँ कहती प्रीटी डैम पावरफुल वेव था, लेकिन तुम मुझे अटैक नहीं करना चाह रहे अभी, बल्कि तुम्हें अभी इस चीज का कंसर्न है कि तुम रेगुलर्स को कैसे प्रोटेक्ट करोगे। जहाँ पे अभी कमांडर स्लाइपिड नाम के अटैक को यूज करती है, यानी कि शार्प वेव को, जो अटैक बैम की वॉरशिप्स की तरफ था, लेकिन हांसुंग एंड मोमेंट पे उन्हें बचा लेता है अपने काउंटर अटैक से। एंडोर्सी को तो विश्वास ही नहीं होता देख के अपनी आंखों पर कि कैसे हांसुंग ने उन्हें प्रोटेक्ट किया। वहीं पे चियोन हा की ट्रिक्स अभी तक खत्म नहीं हुई थी, हम देखते उसको एक और नई आइटम को यूज करते हुए, जिसका नाम था शाइनिंग फैन। और इसको यूज करके इन सभी को दूर उड़ा के रख देती है, जहाँ पे हांसुंग को पता था कि वो इस चीज को नहीं रोक पाएगा। लेकिन तभी वहाँ पे हम एक अलग तरीके के शिंशु बबल को देखते हैं, जिस चीज को हांसुंग तो नोटिस कर लेता है। उसे समझ नहीं आता कि आखिर वो अलाइव कैसे इस टाइम पर भी, लेकिन चियोन हा समझ जाती है कि आखिर अब ये चीज क्या थी जिसने इन्हें प्रोटेक्ट किया,
और वो यूरी की तरफ देखते हुए कहती है कि बोला यूरी ने ऐसा क्यों किया होगा। लेकिन इस मोमेंट पे हम देखते हैं कुछ बाकी के लोग को भी आते हुए जो कि डिवीजन कमांडर की हेल्प के लिए यहाँ पर आ गए थे एज अ बैकअप, और एक कोई और नहीं बल्कि हाई प्रीस्ट और हाई रैंकर चार्ली थे। जहाँ वो कहते हैं कि किंग का ऑर्डर डायरेक्ट आया था, हमें कैप्चर या किल करना होगा उस एवरी सिंगल पर्सन को जो कि ट्रेन पे था, तो इसलिए हम आपकी मदद करेंगे और हम जितने रेगुलर्स हैं उनसे भी डील कर लेंगे। फिर भी काफी सारी शिप से हम बाकी रेगुलर्स को आते हुए देखते हैं जिनमें से कई सारे सी रैंक रेगुलर थे और कुछ दूसरे भी। जहाँ हम दूसरे सी रैंक रेगुलर ग्रुप को भी देखते हैं जिसका नाम था रेड बियर्ड, जो कहते कह रहा था तो वो तुम लोग बास्टर्ड हो, जो कि इतने क्रेजी रेगुलर थे जिनकी इतनी हिम्मत हो गई कि उन्होंने ट्रेन के ऊपर टेक ओवर कर लिया। जहाँ ये बंदा फुल कॉन्फिडेंट के साथ कहता है च्यून हा को कि डिवीजन कमांडर आपको कोई जरूरत नहीं इन लूजर्स को फेस करने की, आप हम पे छोड़ दीजिए, हम इनको डील कर लेंगे। जहाँ च्यून हा अपने मन में सोच रही थी कि ऐसे तो मैं तुम पे ट्रस्ट नहीं करती, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें एक चांस दे सकती हूँ। वहीं पे एंडोर्सी और बैम को कहती है कि हमें भी यहाँ से बाहर जाना चाहिए अब, वरना हांसो भी डेंजर में हो सकता है, जिस चीज से बाकी लोग भी एग्री करते हैं। और हम देखते हैं एंडोर्सी की बॉम्ब का यूज करके उन्हें वॉरशिप के ऊपर आते हुए। जहाँ इन लोगों को सामने आते देखकर रेड बेड वाले बंदा ने कहता है कि लगता है तुम लोग उतना ज्यादा हो नहीं जितना कि हमने सुना था तुम्हारे बारे में, क्यों ना तुम लोग सिर्फ सरेंडर कर दो हमें, और इस केस में तुम्हारी जान नहीं बख्श देंगे बल्कि तुम्हें जॉब भी ऑफर कर रहे हैं एज अ स्लेव हमारे लिए काम करने के लिए। जहाँ एंडोर्सी इस बात को सुन के काफी गुस्सा आती है और कहती है क्यों ना तुम अपना मुंह बंद रखो, मैं तुम्हारी वो गंदी सी ब्रेथ को यहाँ तक भी सूंघ पा रही हूँ। चाहो बैम को कहती है कि मैंने बहुत ज्यादा बियर नहीं कर सकती अपनी आंखों के सामने, प्लीज मेरे लिए बैम इनको निपटा दो। जब बैम ने भी अपना अटैक रेडी कर लिया था, जब कह रहा था मैं ऑलरेडी इसी पे काम कर रहा हूँ। बैम जो और को क्रिएट करा था उसकी ऑरा को देख कर ही सभी की आगे फटी फटी रह गई थी, यहाँ तक कि डिवीजन कमांडर की भी, कि भला ये और यहाँ पे क्या कर रहा है। और ये चीज तो हाई प्रीस्ट को ही समझ में नहीं आया था कि भला एक डी रैंक रेगुलर इस तरह के ऑर्ब को भला कैसे यूज कर सकता है। और जैसे ही बैम इस ऑर्ब का यूज करके बहुत सारे शिंशु पे अटैक करता है कि जितने रेगुलर जो उतना ज्यादा कुछ बोल रहे थे और कॉन्फिडेंट होके वो सभी एक पल में ताश के पत्तों के ढेर की तरफ बिखर जाता है चारों तरफ। जहाँ च्यून हा को विश्वास नहीं होता कि भला एक छोटा सा कमजोर सा दिखने वाला डी रैंक रेगुलर इतने सारे हाई रैंकिंग रेगुलर को सिर्फ एक अटैक में इतने इजीली कैसे हरा सकता है। और यही चीजें प्रूव भी करती है कि कोई ऑर्डिनरी रेगुलर तो हो ही नहीं सकता। वही हांसुया जो कि बैम को देख लिया था उससे कहता है कि लगता है मुझे कि तुम फाइनली उनसे फाइट करने के योग्य हो चुके हो। इसी मूवमेंट में पीछे एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ काफी तगड़ी फ्लेम्स आ रही थी। जहाँ पे चीना के जस्ट पीछे चीजें हुई थी जिसको देखकर तो सभी के रिएक्शन कुछ ऐसे थे कि आखिर ये क्या हुआ। एंडोर्सी तो कह रहा था कि होली क्रैप, भला ऐसा कौन कर सकता है, कहीं कोई मॉन्स्टर तो फील्ड के अंदर नहीं आ गया। जहाँ हांसुंग भी इस चीज को देखता है और उसे पता था ऐसा कौन कर सकता है, और ये कोई और नहीं बल्कि इवांग हॉल का काम था जिसने इस पूरी बैटलफील्ड को एक रियल हेल के अंदर चेंज कर दिया था अपनी फ्लेम्स का यूज करके। जहाँ पे काफी सारे रैंकर जल रहे थे और मर रहे थे जिनकी चीखें सुनने में ऐसी आ रही थी जो सुन के ही कोई भी डर जाए। जहाँ लोग चिल्ला रहे थे हेल्प हेल्प ये जल रहा है, वही इवान कॉल कह रहा था शट अप, और वही अपने नेक्स्ट अटैक यानी कि स्प्लैश डैमेज स्किल का यूज करके कहती सभी को जला दो और सभी को राख करके रख दो। इसके और से हम वेलिंग फ्लेम्स नाम के अटैक्स को देखते निकलते हुए जो कि बहुत सारे फ्लेम्स को स्पेसिफिकली अलग अलग रैंकर्स के ऊपर अटैक करने के लिए यूज हो रहा था। और ये अपनी पूरी जान लाने के बाद भी उन फ्लेम्स के एक तिनके को भी रोक नहीं पा रहे थे और हम इन सभी को राख बनते हुए देखते हैं अपनी आंखों के सामने। जहाँ ब्राइट भी काफी क्लोज थी और उसे विश्वास नहीं हो रहा था, उसके लिए भी इंसेन अमाउंट का पावर था। वहीं पे सेकंड इन कमांड यानी कि एल्फाइन भी ये चीज समझ चुका था कि वो इन सब चीजों को नहीं रोक सकता क्योंकि ये किसी नेचुरल डिजास्टर की तरह है, यानी कि इवांग हॉल। वही दूसरी तरफ आराम की जिंदगी जीने वाला अपना रैक हम उस पर फोकस करते हैं। जहाँ लास्ट स्टेशन के अंदर वो लोग रियून को फॉलो कर रहे थे और रैक कहता कि रेड टर्टल हमें सिर्फ तुम लोग को फॉलो करना चाहिए, क्या तुम श्योर हो कि हम यहाँ से आराम से निकल जाएंगे। जहाँ पे रियून मुझे समझाती है कि अगर मैं तुम्हें बता भी दूं तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए अपना मुंह बंद करो और चुपचाप मुझे फॉलो करो। जहाँ रैक को ये चीज पसंद नहीं आती और कहता है वाह तुम्हें मुझे स्टूपिड कहा क्या, रियून उसे स्टूपिड कह के इस बार बुला देती है। लेकिन रैक को तभी कुछ फील होता है जहाँ वो बाहर देखता है और कहता है वहाँ चल क्या रहा है। जहाँ हॉक ने कहना था इस पूरी फायर को देखो, लगता है जैसे हेल को किसी ने समन कर लिया हो।
और सब कुछ जितनी चीजें एग्जिस्ट करती थी वो सभी चीजें बर्न कर रही थी बाहर। जब रैक तो इस चीज को देखकर लगता था कहीं खो गया हो। हॉक ने से पूछता है कि एलिगेटर ऐसा क्या हो गया। वहीं पे लेवाई, जिसको हमने देखा था बैन से फाइट करते हुए कुछ टाइम पहले कंट्रोल रूम के अंदर, वो लोग को पीछा कर रहा था और सोच रहा था बोला ये लोग क्या कर रहे हैं। वही रैक को देख के ऐसा लग रहा था जैसे शायद वो इस फ्लेम्स को पहले भी कहीं देख चुका है। वहीं पे इस बैटल फील्ड से दूर 20 मिनट पहले के हमें कुछ इवेंट दिखाए जाते हैं, जहाँ पे मिड एयर में लास्ट स्टेशन थोड़ी दूर पहले हम काफी सारी शिप्स को देखते हैं जहाँ पे टेलीपोर्टेशन को रुकाया जाता है। एक बड़ी वॉरशिप के सामने एक छोटी शिप थी जहाँ पे इसके पायलट ने इसलिए रोक दिया क्योंकि उनके सामने एक शिप और एक इंसान खड़ा था और मोस्ट प्रोबेबली कोई हाई रैंकर होगा। जब हम नोटिस करते कोई और नहीं बल्कि जिनसुंग हा था, जिसने पहले ही कालावान की फोर्सेस में से एक शिप को चुरा लिया था और वो कालावान को रोकने गया था। अगर आप लोग को याद हो तो जब हम जिनसुंग हा को स्मोक करते देखते हैं, जो कि खैर था मेरी नजर तुम पे बहुत लंबे समय से बनी हुई थी, तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम दोनों का आमने सामना कुछ ऐसा होगा जब तुम ज़ात की आर्मी में होगे। मैं तुम्हें लास्ट स्टेशन तो जाने नहीं दे सकता, इसलिए चुपचाप से बाहर आ जाओ। कालावान, हम कालावान के फेस को भी देखते हैं पहली बार, जिसका रिएक्शन कुछ ऐसा था कि बोला ये यहाँ क्या कर रहा है। वहीं पे जो शिप का पायलट था वो कमांडर कालावान को कहता है कि ये आपको शायद बाहर आने के लिए कह रहा है, हमें क्या करना चाहिए। और इसीलिए कालावान अब ऑर्डर देता है कि इस समय हमें मिशन पे फोकस करना है, इसलिए टेलीपोर्ट करने की वापस से कोशिश करो। वही जिनसुंग का कहना था अगर तुम बाहर नहीं आओगे तो मेरे पास एक बैकअप प्लान भी है। जब वो ब्यूवेन को कोई चीज लाने के लिए कहता है, पता लगता है जो जिन्हो के लिए काम करता है, यानी कि ब्यूवेन वो एक एंटी थ्रेट साइबॉर्ग है। जहाँ जिनसुंग इस मशीन को एक्सप्लेन करता और बताता है कि एक शिनशु कैनन है जो कि उसने एल रबीनो से लिया था, जो कि अल्टीमेट वेपन है हाई रैंकर्स के खिलाफ। और जिसको यहाँ पे श्योर था कि इसके बारे में करण को बहुत अच्छे से पता होगा कि एल रबीनो एक डेडलीस्ट एंटी पर्सनल वेपन है जो कि एग्जिस्टेंस में आया कभी भी टावर के इतिहास में। और जो कालावान की शिप है वो गलती से भी टेलीपोर्ट नहीं हो सकती अगर एक भी डायरेक्ट हिट लग गया इस कैनन के थ्रू। जहाँ पे अब कालावान की शिप के पायलट को काफी ज्यादा सोचने पड़ते हम देखते हैं, जो कि अपने कमांडर से पूछता है क्या सच कह रहा है, क्योंकि देखने से तो ये झूठ बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि वेपन एक अलग ही इंटेंस पावर का ऑरा अपनी तरफ इमिट कर रही थी। जहाँ एक तो इन पायलट्स को समझ नहीं आ रहा था क्या करना चाहिए, वहीं दूसरी तरफ जिनसुंग इनको धमका रहा था इस वेपन के साथ कि या तो करण बाहर आ जाओ नहीं तो तुम्हारी वॉरशिप के मैं टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और फाइनली इस धमकी के बाद कालावान डिसाइड करता है कि वो बाहर जाएगा। जब करण कहता है लॉन्ग टाइम नो सी, मैं सोच ही रहा था कितने लंबे समय से मैंने तुम्हारे बारे में कुछ भी सुना क्यों नहीं। जहाँ में अब फाइनली इंट्रोड्यूस करा दिया गया 4th स्क्वाड्रन कमांडर की, जो कि ज़हात की आर्मी है, उसके कमांडर से यानी कि कालावान से। वो जिनसुंग इसके जवाब में कहता है वो तुम्हें पता नहीं है क्या, इस पर्टिकुलर मोमेंट पे मैं एज अ बेबी सिटर काम कर रहा हूँ। तुम ये भी कह सकते हो कि जितना बुढ़ा मैं होते जा रहा हूँ उतना ज्यादा बच्चों का ध्यान रखना मुझे और भी अच्छा लगने लगा है। और वहीं दूसरी तरफ तुम्हें देखो, तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदले। वहीं पे कालावान का सबऑर्डिनेट ये बात सुन के स्क्वाड्रन कमांडर से पूछता है कि क्या आप इन्हें जानते हैं। जहाँ कालावान का आंसर था हाँ थोड़ा सा तो जानता ही उसके बारे में। वही जिनसुंग आप कहता है कि एनीवे जो भी बेबी सिटर का जो मेरा पार्ट था जो कि आजकल मैं कर रहा हूँ उसकी वजह से मैं तुम्हें लास्ट स्टेशन पे नहीं जाने दे सकता कालावान। जहाँ कालावान को पता था कि अगर जिनसुंग ऐसा कह रहा है इसका मतलब है कोई वहाँ पर ऐसा है जिसको ये प्रोटेक्ट करना चाह रहा है। जहाँ पे जिनसुंग इस बात सुन के आता है बिल्कुल सही, वहाँ पे एक ऐसा किड है जिसको लेके मेरे को बहुत आशाएं हैं और इसलिए मैं तुम्हें वहाँ नहीं जाने दे सकता। तुम्हें या तो मुझसे फाइट करना होगा या तो अगर सच बताऊं तुम्हें डर लग रहा है मुझसे तो बिना फाइट के तुम वापस भी लौट सकते हो। जहाँ पे कालावान का सबऑर्डिनेट ये बात सुन के कहता है सच इंसोलेंस, इनकी हिम्मत कैसे ऐसे बात करने की कमांडर से। वही कालावान को फाइनली डिसाइड करना था। जहाँ वो कहता है कि तुमने मेरे पास कोई चॉइस नहीं छोड़ी है तो मुझे तुमसे जस्ट फाइट ही करनी पड़ेगी। अब वहीं पे कालावान का जो आदमी था उसका कहना था कि आपको स्क्वाड्रन कमांडर दुश्मन को ऐसे प्रोवोक नहीं करने देना चाहिए, लेकिन कालावान ऑर्डर देता है कि जितने हमारे ट्रूप्स या सेना की टुकड़ी है उनको बोलो कि जितना दूर हो सके उतना पीछे हट जाए, क्योंकि अगर हम इस आदमी के पास्ट भी नहीं जा सके यानी कि इसको हरा के दूसरी तरफ ना जा सके तो ये मिशन वैसे भी फेलियर ही होने वाला है। तो एंड में ये भी कहता है कि तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे हरा दूंगा ऑब्वियसली। जब जिनसुंग इस कॉन्फिडेंट बड़ी बात को सुनी कहता है कि लास्ट टाइम जब मैं तुम्हें देखा था उससे काफी ज्यादा एरोगेंट हो गया तुम।
जिनसुंग भी सोच में पड़ गया था क्या कितना लंबे समय बीत गया, उसने उसे कब देखा था आखिर 3000 साल जो उसने पहली बार इस पर्सन को देखा था। वहीं पे गालोन कह रहा था कि मैं अब इस पोजीशन पे पहुंच चुका हूँ कि मैं एरोगेंट हो सकता हूँ। वहीं पे जिनसुंग के मन में बात चल रही थी कि कैसे जो एक जगह को ढूंढते हुए गया था उससे पहले कोई भी नहीं जाया करता था, क्योंकि उसने एक इंटरेस्टिंग रूमर को सुना था, एक ऐसी अफवाह एक ऐसे रैंगर के बारे में जो कि किसी ऐसी चीज को गार्ड कर रहा है जिसको जाना जाता है एसेंस ऑफ ब्रेवरी के नाम से। वहीं भी हम कालवान को देखते अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए जहाँ उसका और एकदम से चेंज ही हो गया था, जहाँ हमें लास्ट 3 साल पहले के कुछ पास्ट के फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं, जहाँ पे हम देखते एक ऐसे अनएक्सप्लोर्ड एरिया को जहाँ टाउन में बहुत कम लोग जाते हैं, एक काफी वाइल्ड एरिया जहाँ पे किसी भी रूलर का इन्फ्लुएंस नहीं था। और यहाँ पे हम काफी यंग जिनसुंग को देखते हैं जिसके सामने एक काफी यंग बॉय खड़ा था, जिस विलेज का नाम था मियाबुचान विलेज। वही जिनसुंग इस लड़के से कह रहा था कि इम्प्रेसिव, तुम्हारे अंदर अभी भी स्ट्रेंथ है इतना ज्यादा पिटने के बाद भी, जहाँ पे जिनसुंग को विश्वास नहीं हो रहा था कि कैसे ऐसी जगह पे उसने कभी सोचा नहीं था कि उसको इस तरह का टैलेंटेड पर्सन मिल पाएगा। जहाँ पे हम काफी यंग कालावान को भी देखते हैं जो कि इस समय पे भी एक रैंकर था, जहाँ पे यंग कालावान अपनी पूरी पावर का यूज करके यंग जिनसुंग पे अटैक कर रहा था, जहाँ पे उसे जिनसुंग काफी नाम से डॉस तो कर लेता है, लेकिन उसे कॉम्प्लीमेंट करते हुए कहता है कि तुम ज्यादा समय से रैंकर नहीं हो, फिर भी तुम्हारे पास कुछ सीरियस पावर जरूर है, लेकिन तुम्हारा जो टेक्निक है उसको और अच्छा किया जा सकता है। जहाँ सिंपली ऐसे एक्सप्लेन करता है कि तुम वो हीरा हो जिसको अभी तक तराशा नहीं गया है। और इसलिए जिनसुंग ये भी पूछता है यंग कालावान से कि भला तुम अपने इतने इनक्रेडिबल टैलेंट को यहाँ पर वेस्ट क्यों कर रहे हो। तो यंग कालावान के लिए ये बात काफी शॉकिंग थी। वहीं पे जिनसुंग से एक्सप्लेन करता है कि जो टैलेंट कालावान के पास है उसका यूज करके वो टावर में एक नया इरा भी ला सकता है, या ऐसा कि एक नए युग की शुरुआत में मदद कर सकता है वहाँ पे कम्पीट करके, जबकि ये यहाँ पे इस बेकार सी जगह पर अपने आप को वेस्ट कर रहा है यहाँ रहने के बाद। और ये क्वेश्चन भी उससे पूछता है कि बोला तुम्हारे जैसा एक रैंकर इस अजीब सी जगह पे क्यों आया, कि ऐसा तो नहीं कि तुम एसेंस ऑफ द ब्रेवरी के चक्कर में यहाँ पर आए हो और ये वो चीज है जो तुम्हें लाइफ में आगे मूव ऑन करने में रोक रही है। हम काफी बड़े बड़े स्ट्रक्चर भी देखते हैं जिसके अंदर एक अजीब सा एक क्रिस्टल था जो देखने में एकदम पुरातन लेवल का एंशिएंट लग रहा था, जहाँ में आके एसेंस ऑफ द ब्रेवरी इस आइटम के बारे में बताया जाता है कि कैसे एक लेजेंडरी जेम है या क्रिस्टल कह सकते हैं जो कंटेन करता है सारी उस विजडम को, सारी नॉलेज को जो कि फाइटिंग के बारे में हो सकती है। और जिनसुंग को जो इन्फॉर्मेशन मिली थी उसके अकॉर्डिंग जो यंग कालावान है उसकी जो फैमिली है काउंटलेस जनरेशन से इस जेम को प्रोटेक्ट करती आ रही है, गार्ड करती आ रही है, और यहाँ तक कि जो भी स्ट्रॉन्गेस्ट रैंकर होता है इस विलेज के अंदर उसे वो पोजीशन दी जाती है, यानी इस जेम के पास इसे गार्ड करने की। और जब विलेज में दूसरा रैंकर अपेयर होता है तो वापस से वो उस रैंकर से फाइट करता है जो कि जेम को गार्ड कर रहा था, और जो भी रैंकर फाइनली उस बैटल के सर्वाइव करता है वही इनहेरिट करता है उस ड्यूटी को, यानी इस जेम को प्रोटेक्ट करने के राइट को। लेकिन इतने लंबे समय से इस ब्लडी रिचुअल के होने की वजह से बहुत ही समय बाद सिर्फ कुछ ही ब्लड लाइन जो कि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सी वही बच पाई, और एंड में तो ऐसा हाल हो गया कि फादर और सन ही आपस में एक दूसरे को मारने लगे। यंग जिनसुंग काफी सीरियस होकर कह रहा था कि मुझे पता है कोई हंसने वाली बात नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जो तुम्हारा ट्रेडिशन था और तुम्हारा जो सुपर पावरफुल ब्लड लाइन है वो खत्म हो गया और सिर्फ एक मात्र तुम अकेले बचे। तो बताओ वाला इसका क्या फायदा हुआ। जहाँ पे जिनसुंग के अकॉर्डिंग अगर ब्रेवरी को एक ही जगह पे ऐसे बंद करके रखा जाएगा तो भला वो महान कैसे होने वाला है, क्योंकि जो ट्रू ब्रेवरी है वो तभी ग्रेटर हो सकती है और महान हो सकती है जो वो तुम्हारे अंदर हो। अगले पर जिनसुंग स्पेसिफिकली कहता है कि मेरा मतलब है तुम्हारी बॉडी के अंदर, जो यंग कालावान को एडवाइस करता है कि वो ब्रेवरी अगर तुम्हारे अंदर होगी तभी उसका कोई मतलब होगा। तुम्हारी ब्लड लाइन ने तुम्हें एज अ अल्टीमेट अचीवमेंट प्रोड्यूस किया है और तुम इकलौते ऐसे इंसान हो अपने इस पूरी ब्लड लाइन में जिसके पास ये अधिकार है इस पावर को अपनाने का। जब इस बात को कह के और यंग कालावान को ये सुझाव देने के बाद जिनसुंग वहाँ से ये कहते चला जाता है कि ऑफ कोर्स अगर तुम बहुत ज्यादा डरते हो उस ओल्ड ट्रेडिशन को लेकर तो तुम्हें कभी भी जानने को नहीं मिलेगा कि भला उस जेम के अंदर क्या है। और साथ ही जो फादर और सन एक दूसरे को एक ही फैमिली मारते रहे हैं इडियट्स की तरह, वो चीज आगे भी चलती रहेगी फॉरएवर, और तब वो किसी सम्मानित योद्धा के लिए कोई अच्छी बात नहीं है बल्कि कायरता से भरी हुई चीज मानी जाएगी। यंग कालावान के मन में ये शब्द काफी ज्यादा गहरा प्रभाव छोड़ते हैं, जहाँ पे फाइनली इस जेम की तरफ देखने लगता है
यानी कि एसेंस ऑफ ब्रेवरी की तरफ। और हमें ये भी बताया जाता है कैसे उस दिन कालावान ने उस ब्रॉन्ज स्टैचू को तोड़ दिया जिसको उसकी फैमिली कितनी जनरेशन से गार्ड करते आ रही थी, और तब उसे मिला एसेंस ऑफ ब्रेवरी। और जब जीसूंगा और भी कई 100 सालों बाद वापस से यंग कालावान से मिलने गया तब उसने देखा कि कैसे कालावान एक अलग ही लेवल का क्रिएचर बन चुका था जब पहली बार जीसूंगा से मिला था तब से। और जीसूंगा ने जब पहली बार एनालाइज किया था यंग कालावान को ऐसे मेडिटेट करते हुए, ध्यान लगाते हुए, तो उसके अंदर उसने नोटिस किया कि उसका जो फ्लो एसेंस का वो काफी पीसफुल है पूरी बॉडी के अंदर, और उसकी बॉडी और माइंड इतने शार्प एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो चुके थे जो कि एक्चुअल में जिनसुहा की भी रोंगटे खड़ी कर रही थी। और जिनसुहा के एनालिसिस के अकॉर्डिंग कालावान इस टाइम पे एक हाई रैंकर जितना ही पावरफुल बन चुका था। और जिनसुहा को ये तो नहीं पता कि एसेंस ऑफ ब्रेवरी के अंदर क्या था एक्चुअली में, लेकिन उसे ये पता था कि जो यंग कालावान है वो एक वर्दी वेसल था उस चीज को अपने अंदर कंटेन करने में, और इसीलिए यंग कालावान इतना पावरफुल हो पाया। जहाँ पे ये चीज जानने के बाद जिनसुहा ने कालावान को बहुत बार कहा था कि वो क्यों ना एक स्लेयर बन जाए, लेकिन उसने इस ऑफर को मना कर दिया रिस्पेक्टफुली। और यही जान पहचान बस यहीं तक रह गई जो कि कालावान और जिनसुहा के बीच में थी। वही जिनसुहा आगे बताता है कि कैसे कई 100 सालों के बाद उसे ये बात सुनने में आई कि कालावान किसी एक नई जर्नी पे निकला है, जिसके बाद वो एक हाई रैंकर बना था काफी जल्दी, और उसने अपना नाम बना लिया था टावर के अंदर। और सिर्फ इतना ही नहीं, जब से उसने अपनी जर्नी को शुरू किया था उसने जितने भी ग्रेट वॉरियर का सामना किया उन सभी को अपने आगे झुका दिया था, और जिन लोग को ये पसंद कर लेता था उन्हें तुरंत अपने सर्वेंट के रूप में अपना लेता था ताकि उसके लिए काम कर सके। और एज अ रिजल्ट उसने एक निकनेम को अर्न किया जिसका नाम था द ह्यूमन हंटर। या प्रेजेंट हम जिनसुहा को देखते हैं कालावान को उसकी तारीफ करते हुए, जहाँ कह रहा था तुम एक ऐसे विलेज से आए जहाँ कोई जाता भी नहीं था, और इतने बड़े वर्ल्ड के अंदर तुमने अपना नाम नहीं बनाया बल्कि तुम एक वॉर लॉर्ड भी बन गए जिसके पास अपनी एक आर्मी ऑफ फॉलोअर्स है। और इतना कम नहीं था, तुम आज के समय में एक स्क्वाड्रन कमांडर हो, वो भी जहाद की आर्मी में। ऑनेस्टली मैं काफी सरप्राइज हूँ कालावान। यहाँ पे इसके जवाब में कालावान कहता है कि मैं अप्रिशिएट करता हूँ तुम्हारी उस काइंडनेस को जो कि तुमने उस समय दिखाई थी, क्योंकि तुम्हारे एडवाइस की वजह से ही मैं वो डिसीजन ले पाया, और उसके बाद से मुझे इतना कुछ मिला जो कि मुझे आज इस पोजीशन पर लेकर आया है। जिनसुहा अब अपने मार्शल आर्ट के पोजीशन को ले लेता है कहते हुए कि तुमने जहाद की आर्मी को ज्वाइन किया, ये बात जानते हुए भी कि तुम्हारा जो टीचर था यानी कि मैं वो फग में हूँ। क्या तुमने कभी सोचा नहीं था कि किसी दिन तुम्हें मुझसे भी फाइट करनी पड़ेगी? इसके जवाब में कालावान भी अब लड़ने के लिए रेडी हो गया था, जहाँ पे अपनी फीस्ट स्टाफ के साथ कहता है कि मैंने सोचा कि हम दोबारा कभी भी लड़ेंगे, मेरी इस पावर के होने के साथ तो मैं श्योर था कि मैं हारूंगा नहीं। यहाँ पे जिनसुहा और कालावान दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। वह भी जिनसुहा कह रहा था तुम इस बुढ़े आदमी का दिल तोड़ने वाले हो, इतना ज्यादा एरोगेंट नहीं होना चाहिए। वहीं पे हम दूसरी तरफ देखते इवांग हॉल को, जहाँ पे पूरी बैटलफील्ड के अंदर उसने आग लगा रखी थी। वहीं पे लास्ट स्टेशन पे अब एक नई एंटिटी एंट्री ले ली थी इस बैटलफील्ड के अंदर, जहाँ पे वो कह रहा था कि कैसे मैं इतने टाइम से अपने आप को रोके रखा था बीच में आने से, लेकिन तुम क्या सोच रहे करने की यहाँ पे। क्या हम देखते इस पर्सन को जिसका कहना था कि ऐसे तो इस जात की आर्मी का कंसर्न है, लेकिन मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, और तुम भला इतनी सारी आग दूसरे फ्लोर पे लाके क्या करने की सोच रहे हो। जिसके बाद ये बंदा जस्ट सीधे एक धमकी देता है कहते हुए अगर तुमने और भी ज्यादा यहाँ पे ट्रोल मचाया तो मैं तुम्हें मार दूंगा इसकी वजह से। जहाँ में इंट्रोड्यूस करा जाता है इस कैरेक्टर से जो कि रूलर था 44th फ्लोर का, और इसका नाम है कून रॉयल एलियोर। जहाँ इवान को इसका देख के स्माइल करते हुए कहता है वेल लगता है जो रियल डेंजरस वन था वो फाइनली मेरे सामने आ ही गया। जहाँ पे कून एलियट का कहना था खैर तुम्हें पता है मैं कितना डेंजरस हूँ, तो स्टॉप फाइटिंग और ये जो हेल्थ तुमने क्रिएट कर दिया मेरे फ्लोर पे उसको लेके यहाँ से निकल जाओ। यहाँ पे हम रूलर को भी अपनी पावर्स का यूज करते हुए देखते हैं। वहीं पे ब्राइट जो कि नहीं काफी क्लोज थी वो अपने कमांडर को बताती है कि कैसे जो फ्लोर के रूलर है उन्होंने जस्ट इंटरवीन किया है यहाँ पर इस फाइट के अंदर। जहाँ पे एल्फाइन कहता है मुझे पता है तुम्हें जल्दी से जल्दी पूरी आर्मी को उनके अटैक्स की रेंज से बाहर लेके जाना होगा, क्योंकि जो बंदा है यानी कि एलियट, इस बंदे को फर्क नहीं पड़ता कि फ्रेंडली फायर में अपने कितने बंदे मारे जाएंगे। वही दूसरी तरफ जो इवान हॉल थी वो एलियट से कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता और मैं इतनी जल्दी यहाँ से जा नहीं सकती। यहाँ पे इवान हॉल के जो अटैक थे वो काफी फियर्स हो गए थे, जिसके से आसपास के लोगों को भी काफी दिक्कत होती। हांसू यहाँ पे चिल्लाते हुए दूर से कहता है कि इवान हॉल टेक इट इजी प्लीज।
और प्रॉब्लम से इतनी नहीं थी, जो प्रिजनर थे जिनको एग्जीक्यूट करना था वो भी यहीं बीच में ही थे। जहाँ वैगनान और पार्ट्स के रिएक्शन को देखते हैं, जहाँ वैगनान तो कह रहा था शी इज बर्निंग एवरीथिंग, हम नहीं बचने वाले अब। वही यूरी भी अब फाइनली डिसाइड कर लेती है कि उसे ही कुछ करना होगा। जहाँ हम देखते हैं उसके ग्रीन एप्पल के पावर को यूज करते हुए देखकर, जहाँ पे च्यूनहा भी वहीं पे थी और नोटिस करती है कि जितने होस्टेज थे वो सारे गायब हो गए एकदम से। जिस चीज को बैम और हांसुंग और हाई प्रीस्ट सभी लोग देख के भी शॉक हो जाते हैं कि बोला ये कहाँ गए एकदम से। और अगले मोमेंट हमने वापस से टेलीपोर्ट होते हुए देखते हैं, जो कि काफी पास आ गए थे बैम और हांसुंग के एरिया से, जहाँ पे ये लोग इसको देखकर भी काफी शॉक हुए थे। वहीं पे च्यूनहा अब यूरी से कहती है ये तुमने किया ना प्रिंसेस, लेकिन क्यों? यूरी इसके जवाब में कहती है कि अगर तुमने उसे उन सभी को वहीं छोड़ दिया था तो वो लोग यूं ही मारे जाते, और वैसे भी तुम्हें कहा गया था ना कि होस्टेज को अलाइव रखना है। बस इतना नहीं, यूरी यहाँ तक भी कहती है तुम्हें ऐसा तो नहीं लगता कि तुम कुछ रैंडम रेगुलर से उन्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकती? जहाँ च्यूनहा को पता था कि क्या चल रहा है, वहीं भी बैम इस मोमेंट का फायदा उठाता है, जहाँ एंडोर ये बॉम्ब का यूज करके वो लोग उन्हें लेने के लिए चले जाते हैं। जब बैम, बोरो और वैगनान चिल्ला रहा था, हम देखते हैं बोरो को भी इसने नोटिस कर लिया था यहाँ पे बैम को, लेकिन वहीं दूसरी तरफ वैगनान चिल्ला के नहीं कह रहा था कि तुम्हें यहाँ से दूर रहना चाहिए, वियोले जगह काफी डेंजरस हो चुकी है। इसी बीच हम देखते हैं हाई प्रीस्ट के लिए जो बंदा काम करता है, यानी कि एक रैंकर चार्ली, वो यहाँ पे बैम को रोकने के लिए आ जाता है। इसका कहना था कि हम तुम्हारे जैसे कुछ अमेचर्स को बैटलफील्ड के अंदर यहाँ पे इतना हड़कंप मचाए नहीं दे सकते। बैम इस बंदी की प्रेजेंस समझ गया था कि पक्का कोई रैंकर है, जहाँ पे चार्ली कहता है कि टू बी ऑनेस्ट एज अ रैंकर मैं काफी एम्बेरस फील कर रहा हूँ तुम जैसे छोटे मोटे रेगुलर से फाइट करके, लेकिन वो क्या कर सकते हैं, हमारी जिंदगी डिपेंड करती है इस मिशन पे। इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी क्विकली और पेनलेसली इस पूरी चीज को खत्म कर दूँ। वो बैम एंड डोर्स इन लोग को फाइट करने के लिए अपने पास बुला रहा था। और इसी केओस के बीच आज के एक्सप्लेनेशन वीडियो को भी यहीं पे ओवर करते हैं, जहाँ नेक्स्ट वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि आखिर एक हाई रैंकर और एक कुछ रेगुलर जैसे कि बैम एंड डोर्स इसके सामने क्या करवाएंगे। सभी को पता है कि एक रेगुलर चाहे कितना ही पावरफुल हो, उसके सामने अगर एक रैंकर आ जाए और उसमें भी एक हाई रैंकर, तो उनके बीच का पावर लेवल गैप बहुत ही बड़ा होता है। तो आखिर बैम इस डिफिकल्टी को कैसे ओवरकम करेगा, ये चीज जानने के लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। उसके लिए आपको वीडियो की नोटिफिकेशन को ऑन करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब करके। साथ वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करे, चैनल को ज्यादा शेयर करे और कमेंट करके अपने ओपिनियन हमें जरूर बताएं। तो तब तक के लिए बाय गाइस।